हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो पहला हो गया कि पर्सनालिटी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जिस वजह से जो इंडिविजुअल है वो यूनिकली एडजस्ट कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे अडेप्ट कर रहा है, ये यूनिक होता है हर पर्सन के लिए। 5 ब्रॉड डायमेंशंस में हमने पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। ये निमोनिक है ओशंस। तो पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब ऐसे लोग जो ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्यूरियोसिटी आ गई, नोवेल्टी आ गई, कुछ नया करने की इच्छा, सीकिंग हो गया, नोवेल्टी सीकिंग हो गया, सेंसेशन सीकिंग, कुछ नए सेंसेशंस डेवलप करना, मतलब उनको फील करना। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं टू एक्टिविटीज़ लाइक स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग एंड गैमलिंग। फिर हम आते हैं कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होती है कि टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन एंड ड्यूटीफुल। मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा, जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज है, डिसिप्लिन है, ड्यूटीफुल है, वो होते हैं हमारे ये। देन वी हैव एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर ग्रुप एक्टिविटीज ओवर सॉलिटरी एक्टिविटीज, दिस आर वेरी सोशिएबल पीपल। देन वी हैव अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट हो दूसरों के लिए, एंड कंपैशन हो, बहुत ही ट्रस्टिंग और हेल्पफुल नेचर हो। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास आता है न्यूरोसिस्टिज्म। न्यूरोसिस्टिज्म मतलब कि अगर किसी को कुछ दुख होता है या फिर कोई हानि होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उससे ईजिली डेल्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही इमोशनली स्टेबल इंसान है, वो अपने इमोशंस में खो नहीं रहा है। ठीक है, अगर पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो डिविएट करती है फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, ठीक है, एंड इज़ द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस या फिर इम्पेयरमेंट, तब हम उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब कि कोई इंसान है जो चीखता चला आ रहा है सब पे, ठीक है, सोशल नॉर्म से डिविएट कर गया। अब क्योंकि वो सब पे चीखता चला रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कि मैं सब पे चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके काम में इम्पेयरमेंट आ रही है, लोग उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर वो अपना काम खुद नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बिहेवियर तो अबनॉर्मल होगा ही, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस विच कॉज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले कभी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उसको क्या हो गया, PTSD हो गया, तो वो एक्सपीरियंस उसके लिए सब्जेक्टिव है, हो सकता है उसके लिए सब्जेक्टिव, हो सकता है किसी और के लिए ना हो। ठीक है, प्रेवलेंस क्या होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, 10 to 20% जनरल पॉपुलेशन में। और कब दिखती है ये, एडोलेसेंस एंड यंग अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, अब क्या होता है, सिम्टम्स रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द अडल्ट लाइफ, सेम रहेंगे सिम्टम्स। एंड मेच्योरिंग अकर्स बाय 40 ईयर्स। मेच्योरिंग का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन, मतलब कि जो उसका अबनॉर्मल पर्सनालिटी था, उसका बिहेवियर था, वो ख़त्म हो गया। तो 40 ईयर्स तक उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा ऐसे है, तो आई हैव टू चेंज इट। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज ईगोसिंटोनिक। ईगोसिंटोनिक मतलब अग्रीएबल टू सेल्फ। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसको पता होगा कि हाँ, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूँ, मतलब उसको सब पता है, उसके पास इंसाइट है। ठीक है, ईगो सिंटोनिक है वो। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजुअल विद पर्सनैलिटी डू नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ एंड इज अनविलिंग टू टेक एनी ट्रीटमेंट। उसने कहा मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है तो ऐसी ही है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। ठीक है, जो DSM-5 होता है उसने पर्सनालिटी को 3 क्लस्टर्स में बांटा है। फर्स्ट इज टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी क्या होता है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, पैरानॉइड मतलब पगला गया है वो इंसान, मतलब वो एक्सेसिवली सस्पिशियस है एंड डिस्ट्रस्ट है उसके मन में दूसरों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, मतलब कि वो सबको, किसी को ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड दे आर एक्सेसिवली सेंसिटिव। किसी ने मुझे मोटा बोला, मैं इतनी गुस्सा हुई, मैंने उसको मारा पीटा, दैट इज एक्सट्रीमली योर सेंसिटिवनेस। एंड दे रिएक्ट एंग्रीली।
ठीक है। एंड एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू देमसेल्व्स एंड बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब सब उनके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन लोगों के अगेंस्ट है। पैरानॉइड में क्या, सब कुछ एक्सेसिव है, आप दूसरों पे शक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं दूसरों के क्रिटिसिज्म के लिए, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, और हम ड्रग्स भी दे सकते हैं, पर वो तभी देते हैं जब एक्सेसिव सिम्टम्स हो, एजिटेशन हो, तो हम क्या दे सकते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड एंटी साइकोटिक्स, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर आती है हमारे पास शाइजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। शाइजॉइड किससे लिया, शिज़ोफ्रेनिया से। फिर दीज पेशेंट्स आर डिटैच्ड फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स एंड प्रेफर सॉलिट्यूड एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे एक्सट्रावर्जन, दिस इज उल्टा इंट्रावर्जन, ठीक है। दे हैव इमोशनली कोल्ड, मतलब वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली कोल्ड मतलब कि वो कोई इमोशन फील ही नहीं करना चाहते हैं। एंड दे आर इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म। ऊपर क्या हो रहा था कि जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव था क्रिटिसिज्म के लिए, उसको कुछ भी बोल दो, मोटा बोल दो, एकदम चढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। पर शाइजॉइड में ऐसा नहीं है, ठीक है। शाइजॉइड में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसकी तारीफ़ करो या उसकी बुराइयाँ करो। जो ये इंसान है वो रियलिटी से थोड़ा दूर हो गया, मतलब ही इज़ लॉस्ट इन डे ड्रीम्स एंड प्री ऑक्यूपाइड इन फैंटेसीज। भाई आज तो मैंने पूरी दुनिया को बचाया है, मैं हैरी पॉटर में था, मैं ये था, तो ये सब है, ठीक है। दे आर not comfortable with human interaction and they have little or no interest in sexual activities. इसका भी मैनेजमेंट साइकोथेरेपी है, और ओकेजनली हम एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन्स भी दे सकते हैं। फिर आता है शाइजोटाइपल। सो इसमें क्या होगा कि पेशेंट को थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन में डिफरेंस होगा, उसको ऑड बिलीव्स होंगे इन मैजिकल थिंकिंग, टेलीपैथी हो गई, सुपरस्टिशंस हो गया, काला जादू हो गया, ठीक है। तो इस पर उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। इन अ वर्ल्ड मे बी लाइक ऑफ अ चाइल्ड विथ फुल फियर्स एंड फैंटेसी, जैसे ऊपर हो रहा था ना शाइजॉइड में, इसमें भी ही विल बी डे ड्रीमिंग, पर इसके बिलीव्स कुछ और होंगे, ठीक है। ऊपर में ही डेंट हैव सम बिलीव्स, ही वॉज लॉस्ट इन हिज फैंटेसी, ठीक है। ऑड बिलीव्स मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप उसको मतलब अगर बहुत दिक्कत होगी आपको अगर आप उनके बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे लोगों से बात करने में, बहुत ही सोशल होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, जो भी है, पर ये क्या होंगे, इनके बिलीव्स को चलो होंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी अगर बूढ़ा इंसान है और वो कुछ भी बोल रहा है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा उनके बोलने में, ठीक है, तो दैट इज़ ऑड बिलीव्स या मैजिकल थिंकिंग, ठीक है। दे आर फुल ऑफ फियर्स एंड फैंटेसीज। स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मेकिंग एम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दे कैन ऑल्सो रिपोर्ट इल्यूजन एंड परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेज। फिर हम आते हैं शाइजोटाइपल। इट इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि सोशल कन्वेंशंस फॉलो करते हैं वो लोग। आप हाई करोगे तो वो आपको हाई करेंगे, आप उनसे बात करोगे कैसे हो क्या हो तो वो आपको रिप्लाई सब करेंगे, बस उनके बिलीव्स डिफरेंट है, ठीक है। सो इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर इन शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। दे यूजुअली डू नॉट हैव एनी क्लोज रिलेशनशिप्स एंड अपीयर्स ऑड या इसेंट्रिक टू अदर्स। उनके रिलेशनशिप्स क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ऑड एंड इसेंट्रिक है, ठीक है। इन सीवियर स्ट्रेस दे मे डिकम्पनसेट एंड हैव साइकोटिक सिम्टम्स बट दीज आर ब्रीफ। हो सकता है उनको साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए। साइकोटिक में हमने पहले भी पढ़ा है, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी हम साइकोथेरेपी देंगे, मेडिकेशन भी दे सकते हैं। मेडिकेशन में अपन क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइज़ेपिन्स, हर जगह यही है, ठीक है। जो क्लस्टर ए पर्सनालिटी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, शाइजोटाइपल पर्सनालिटी होती है, उसको शिज़ोफ्रेनिया कॉन्टिन्यूम भी कहते हैं। मतलब कि ये शिज़ोफ्रेनिया और नॉर्मल पर्सनालिटी के एकदम बिटवीन है, तो उसको शिज़ोफ्रेनिया कॉन्टिन्यूम कहते हैं, जैसे शाइजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर हम पढ़ते हैं टाइप बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पीपल क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, इमोशनल है, और एक्सट्रोवर्टेड वे में वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे और हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट रियली इज़, ठीक है। दे कैन बी सेक्सुअली सिडक्टिव, बिहेव इन सेक्सुअली सिडक्टिव मैनर, फिजिकल अपीयरेंस ड्रॉ यूज़ करेंगे अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। इसकी थेरेपी क्या है, साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। तो हिस्ट्रॉनिक मतलब कि वो हमेशा चाहते हैं कि सारा अटेंशन उस पर हो, एकदम स्पॉटलाइट पर्सनालिटी हो। फिर आता है हमारे पास नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स।
इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा हाई सेंस होता है फॉर सेल्फ इम्पोर्टेंस, कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ पूरी दुनिया में. दे थिंक दे आर वेरी स्पेशल, वेरी टैलेंटेड एंड दे आर प्री ऑक्यूपाइड बाई फैंटेसीज. भाई मैं तो ऐसे कर रहा था, मैंने यहाँ पे ऐसे डांस किया, मैंने यहाँ पे ऐसे गाया, लोग तो पागल ही हो गए थे, लोग तो ऐसे ही हो गए थे. ठीक है. दे वॉन्ट दैट दे आर एडमायर्ड बाय अदर्स. ठीक है. जो ऊपर वाला था हिस्ट्रॉनिक, इसमें ये था कि वो चाहते थे कि वो स्पॉटलाइट में रहे. ठीक है. पर वो ये नहीं था कि सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही हूँ हर जगह. ठीक है. नार्सिसिस्टिक में होगा कि वो चाहते हैं कि लोग उनको करे, एडमायर करे, पर वो उनका अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते. अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो कोई अच्छी चीज़ कर सकते हो या बुरी चीज़ कर सकते हो. तो ऊपर वाले दोनों कर सकते हैं, पर नार्सिसिस्टिक वाले हमेशा चाहेंगे कि हम भाई सबसे बेस्ट करें. ठीक है. दे बिकम एंग्री अगर उनको कोई क्रिटिसाइज कर देता है. बहुत ही फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम है. एक बार में आपने उनको कहा, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि भाई मेरे को ऐसा कैसे कह दिया. ठीक है. तो इनमें डिप्रेशन होने की चांसेस ज़्यादा जब ये रिजेक्शन फेस करते हैं. हम इनमें साइकोथेरेपी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं. देन वी हैव एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं. तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. तो क्या होगा, दे डू नॉट हैव रिगार्ड्स फॉर देमसेल्व्स. जो पेशेंट है बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ये अपने आप को कोई महाराजा कुछ नहीं समझ रहे, ये अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं. ठीक है. सो दे डू नॉट हैव देयर राइट्स, मतलब उनको लगता है उनके पास राइट्स नहीं है और दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठाते रहेंगे. ठीक है. दे फ्रिक्वेंटली आर गेट इन्वॉल्व इन अनलॉफुल बिहेवियर लाइक थेफ्ट, लाइंग, ट्रेंसी, कॉनिंग. दे लैक रिमोर्स और गिल्ट फॉर देयर एक्शन. उनको कोई दुख नहीं होता अगर उन्होंने किसी का मर्डर वर्डर भी कर दिया हो तो. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन दीज पेशेंट्स. साइकोथेरेपी करेंगे और मेडिकेशन में वी कैन गिव कार्बामेज़ेपिन एंड बीटा ब्लॉकर्स. फिर आता है हमारा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जितनी भी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें DID होता है, डिसोशिएटेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उससे पहले वी हैव बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो दीज पेशेंट्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस. ठीक है. इनके पास इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे ना, कभी एकदम से खुश हो जाएंगे, कभी एकदम से रोने लग जाएंगे. सो दे विल हैव एंग्री, दे कैन बी एंक्शियस, दे कैन बी फ्रस्ट्रेटेड विदाउट एनी रीज़न. Their interpersonal relationships are intense and tumultuous. They swing by excessively dependent to being hostile to the person close to them. तो ये क्या होगा कि एक इंसान होगा उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे. ठीक है. पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस होगा इनका कि दूसरा इंसान के लिए ये कभी कभार हानिकारक साबित हो सकते हैं. Hence they have unstable relationships. इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पे. Another characteristic feature क्या है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स. हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि स्टेट ऑफ क्राइसिस होती है, तो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स करता है, मतलब कि अपने आप को ही नुकसान पहुँचाना. ओवरडोज कर लिया, स्लैश कर ली रिस्ट को. ठीक है. दीज पेशेंट इंडल्ज इन दीज बिहेवियर टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स. अब वो चाहते हैं कि क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, वो इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं लोगों पे, लोग उनसे भागते जा रहे हैं दूर, तो वो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो उसके पास आए, उसके एंगर को समझे, उसको नम करे. ठीक है. तो इस वजह से ये पेशेंट्स क्या हो सकते हैं, इम्पल्सिव होते हैं. ठीक है. ये चाहते हैं कि लोग इनके पास आए, इनके बारे में पूछे और उन पर ही डिपेंड कर सकें. ठीक है. तो ये इम्पल्सिव होते हैं इन एरियाज ऑफ सेक्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़. ठीक है. और एक और चीज़ है कि ये अपने आप को घायल क्यों करते हैं. एक तो वही है कि या तो वो चाहते हैं लोग उनके पास आए, या फिर जो उनको फीलिंग्स हैं, मतलब अभी जैसे वो महसूस कर रहे हैं वो उनको वैसा महसूस ना हो. अभी हमने पढ़ा ना स्टेट ऑफ क्राइसिस होती है हमेशा, तो वो नहीं चाहती कि हमेशा स्टेट ऑफ क्राइसिस में, इसलिए वो स्लिट कर लेते हैं अपनी रिस्ट. ठीक है. फिर दीज पेशेंट्स हैव आइडेंटिटी डिस्टर्बेंसेस. ठीक है. अनस्टेबल सेल्फ इमेज. कभी तो सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ, कभी सोचेंगे मैं कितना बुरा हूँ, कभी सोचेंगे कि मैं कितना घटिया हूँ. तो मतलब मूड स्विंग्स बहुत हैं. और सेल्फ इमेज के वो अपने आप को कैसे देखते हैं, उनके लाइफ गोल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, लाइफ गोल, वैल्यू, करियर प्लान, सेक्शुअल आइडेंटिटी, वो चेंज करता रहता है. सो दे आर ऑलवेज इन क्राइसिस. फिर फाइनली दीज पेशेंट्स एक्सेसिवली यूज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग क्या होता है, आपको पता है कि एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट, है ना. अगर इन दोनों के बीच में हम कलर देखें तो होता है ग्रे. स्प्लिटिंग मतलब कि हर चीज़ को या तो बैड दिखना या कुछ ऑलवेज गुड दिखना. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ये डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, आउट ऑफ द वर्ल्ड है.
उसके अगले दिन मैं कहती हूँ कि ये तो सबसे सड़क छाप घटिया डॉक्टर है. सो दिस इज स्प्लिटिंग. या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान मानोगे आप उसको, या फिर बहुत ही गंदा. यू हैव स्प्लिट इनटू टू, यू आर नॉट इन बिटवीन. ठीक है, इसमें भी हम साइकोथेरेपी करते हैं. देन वी हैव डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है. ठीक है, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मेडिकेशंस क्या हो सकती है? एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर्स लाइक कार्बामेज़ेपिन. ICD-10 के मुताबिक, ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल पीपल आर, मतलब इनको क्या कहते हैं, इनके लिए ब्रॉडर डायग्नोसिस है कि ये इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बिलोंग करते हैं. देन वी हैव क्लस्टर C. देखो, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अवॉइडेंट मतलब कि वो लोगों को अवॉइड करते हैं. वो लोगों को अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको हर्ट होगा, इसलिए वो लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, दे आर सेंसिटिव टू रिजेक्शन एंड दे आर अफ्रेड कि किसी भी सोशल सिचुएशन में उनको किसी ने रिजेक्ट या क्रिटिसाइज कर दिया तो वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, इसलिए वो नहीं करते. तो दीज आर सोशली विड्रॉन पीपल. दे आर अनविलिंग टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप अनलेस उनको स्ट्रॉन्ग गारंटी मिले कि उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा. ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है? एंग्जाइटी, एंग्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही हो गया. मैनेजमेंट साइकोथेरेपी है. अभी तक हमने जितनी भी डिजीज पढ़ी उसमें साइकोथेरेपी वॉज द मैनेजमेंट. बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, SSRIs भी दे सकते हैं. देन वी हैव डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ठीक है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब कि वो दूसरे लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर एवरीडे डिसीजंस. अभी हमने ये पढ़ा था ना कि वी हैव बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि वो लोगों पे डिपेंड करें, पर वो लोगों पे डिपेंड करें फॉर देयर ओन मूड स्विंग्स. यहाँ पे हम एक कदम आगे आ गए और हमने देखा कि दीज पेशेंट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर वेरी एवरीडे डिसीजन. मैं पानी पीऊँ ना पीऊँ, मैं वॉशरूम जाऊँ ना जाऊँ, ऑल द मेजर डिसीजंस इन देयर लाइफ आर टेकन बाय समवन एल्स. ठीक है, तो ये दूसरे पे डिपेंड तो करते हैं पर दूसरों को एग्जॉस्ट नहीं कर देते हैं इमोशनली एंड फिजिकली. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एडवाइस मांगते हैं या फिर रीअश्योरेंस मांगते हैं. मैंने अच्छा किया ना, मैंने अच्छा किया ना, तो 50 लोगों से जाकर जो मैंने अच्छा किया ना, उसके बाद उसका पेट नहीं भरेगा. दे हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद अदर्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सपोर्ट. उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने किसी को उल्टा बोल दिया, फिर मैंने किसी के सामने अपनी बिलीव्स रखे तो हो सकता है कि मुझे सपोर्ट ना करे, मुझे उल्टा समझे. ठीक है, दे बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल एंड हेल्पलेस व्हेन अलोन एंड फियर दैट दे वुड नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. साइकोथेरेपी होता है, बेंजोडाइज़ेपिन, SSRIs भी दे सकते हैं. फिर हम आते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे. सो दीज पेशेंट्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर मैंने आज दूध नहीं पिया तो पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी. ठीक है, इनमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. मतलब कि ये रूल है कि दूध 8 बजे पीना तो 8 बजे ही पीना है. ठीक है, और ये क्या होता है कि इसमें ऑब्सेशन होगा, और मतलब कि ऑब्सेशन होगा कि मैंने दूध नहीं पिया तो ये हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर एक्ट करेगा. दैट इज कंपल्शन. ठीक है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस देते हैं टू द डिटेलिंग. मैंने दूध को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, मुझे सबसे पहले लोअर लिप को टच करना है मग से, मतलब बहुत ही स्लाइट डिटेल्स को भी ये मेजर करते हैं. इट इज़ शोइंग परफेक्शनिज्म. हर टास्क को एकदम परफेक्टली इनको कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने रज़ाई बिछाई है तो रज़ाई की जो एंड्स है वो बेड के साथ मिलने चाहिए, रज़ाई में एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, तो हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए परफेक्शनिज्म को करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले होता है. आप ही सोचिए अगर मैं पूरा दिन एक रज़ाई की सिलवटें हटाने में लगा दूँ, ठीक है, या फिर एक पूरा दिन दूध पीने में लगा दूँ, तो मैं और काम कब करूँगी. दे आर इनफ्लेक्सिबल. मैं अगर दूध पीऊँगी तो पी कर रहूँगी, मैं चेंज नहीं कर सकती उसके टाइमिंग को या फिर उसके मेथड को. एंड वो दूसरों को भी ये कहते हैं कि मेरे साथ मतलब मेरी डिमांड्स पूरी करो, मुझे ऐसे दूध पीना है तो मैं ऐसे ही पीऊँगी, मुझे अगर टाइम लग रहा है तो मैं ऐसे ही टाइम लगा के पीऊँगी. दे आर एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड मे नॉट हैव टाइम फॉर लेजर. दूध पीने में सारा समय लगा दिया, बाकी काम नहीं किया. ठीक है, एक्टिविटीज़ छोड़ दी उन्होंने. दे आर फॉर्मल एंड सीरियस एंड ऑफन लैक सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता इन लोगों में. ठीक है, इनको और क्या बोल सकते हैं? ICD-10 के मुताबिक एनानकास्टिक पर्सनालिटी सिंड्रोम. मैनेजमेंट इज अगेन साइकोथेरेपी. ठीक है, फिर हम आते हैं ICD अपडेट पे. तो पहले क्या था कि क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, वो अब रिमूव हो गई है. अब कैसे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. ठीक है, अब जो ICD है दैट हैज डिपेंडेंट ऑन प्रोमिनेंट पर्सनालिटी. हर इंसान में कोई ना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेट है, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, पर उनमें से प्रोमिनेंट कौन सा है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप A एंड टाइप B पर्सनालिटी में. हमने ये पढ़ लिया टाइप A टाइप B पर्सनालिटी.
ठीक है। दो अनदर वे मतलब अब ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो हम क्लस्टर टाइप ABCD पढ़ रहे थे वो पहले दिया गया था DSM-5 में। अब हम ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये है बेस्ड ऑन टाइप, दैट वाज क्लस्टर, दिस वाज टाइप। इसमें क्या होता है, टाइप ए पीपल कौन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिनको टाइम अर्जेंसी, हॉस्टिलिटी एंड एंगर है। इसका मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली स्ट्रेस लेते हैं। भाई सबसे आगे मैं हूँ तो मैं ही रहूँगा, अगर मार्क्स है तो मेरे सबसे ज़्यादा होंगे, अगर पैसे तो मुझे सबसे ज़्यादा मिलने चाहिए, एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये एम्बिशियस है, ये इम्पेशेंट है, इनको ऐसी आग लगी होती है, अंदर एक आग होती है कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है। हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्कaholic होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इन कंपैरिजन हमारे पास होता है टाइप B पर्सनालिटी। ये क्या होता है, ईजी गोइंग, रिलैक्स, ठीक है मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं, मैं पढ़ के ठीक करूँगी, दे आर ऑल रिलैक्स। ऐसा नहीं है कि भाई जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है। एंड दे फोकस मोर ऑन एन्जॉयमेंट एंड लेस ऑन विनिंग और लूजिंग, ठीक है। फिर जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने बताया है कि टाइप D पर्सनालिटी भी होती है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव अफेक्टिव, मतलब कि नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ग्रुप बैठा है, सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वो हमेशा बुरा ही फील कर रहे होंगे, ठीक है। सोशल इनहिबिशन हो जाएगा, मतलब कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग तंग हो जाएंगे ना बार बार उसको सुन के, ये हमेशा रोता ही रहता है, इसको हर चीज़ में दिक्कत होती है। सो इट कैन ऑल्सो लीड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज़। देन वी हैव इम्पल्स कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें कहते हैं इरेजिस्टिबल इम्पल्सेस आती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड पर्टिकुलर एक्ट कोई करना है विच इज़ हार्मफुल एंड टू अदर्स एंड सेल्फ, ठीक है। जो OCD होता है वो इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अदर्स, बट इम्पल्स कंट्रोल इज हार्मफुल फॉर अदर्स, ठीक है। पेशेंट क्या करेगा, अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। एंड अराउजल दैट लीड्स टू परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन बिहेवियर, ठीक है। OCD में क्या होता है कि उसको कंपल्शन होती है, वाई, बिकॉज उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, मैंने दूध ऐसे नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। इम्पल्स कंट्रोल में ऐसा नहीं है, अगर उसने दूध नहीं पिया तो वो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, उसको ऐसे थॉट्स नहीं आते, पर उसको ये होता है कि एंग्जाइटी होने लगती है कि मैं ये करूँ करूँ करूँ, सो देयर इज नो रीज़न कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब अगर किसी ने दूध पी लिया है तो रिलीफ हो गया, ग्रेटिफिकेशन, हाँ मैंने काम कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर नहीं करते तो पीपल विल फील गिल्टी एंड रिमोर्सफुल, ठीक है। बाद में भी कर सकते हैं और उससे पहले भी। अब ये टाइप्स ऑफ हो गए हमारे इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स। फर्स्ट इज पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के उस पर आग लगा देना। क्लेप्टोमेनिया मतलब चुरा लेना। अब क्लेप्टोमेनिया में चुरा लेना है, पर ये ज़रूर पर्सनल यूज़ है, कोई मॉनेटरी वैल्यू के लिए नहीं है, वरना वो तो चोरी हो गई ना। देन वी हैव इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रेशन रिजल्टिंग इन सीरियस असॉल्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे बिल्कुल, मैंने सारी किताबें नीचे फेंक दी और सब कुछ वो कर दिया, तो ये इंटरमीडिएट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर है। देन वी हैव कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, ये ICD-11 में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर टू कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रेपिटेटिव सेक्सुअल इम्पल्सेस, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जो रेपिटेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी है, दे विल बिकम द फोकस ऑफ लाइफ एंड रिजल्ट्स इन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स एंड नथिंग एल्स। पढ़ाई नहीं कर रहा, नौकरी नहीं कर रहा, इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स। Then other is oniomania. Oniomania क्या होता है, recurrent buying or shopping despite buying behavior causes significant monetary and socio-occupational distress. जैसे होर्डिंग होती है ना, सब ले लो, कुछ मत छोड़ो पीछे, पर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है और सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी हो रहा है कि हम इतना सारा सामान ले रहे हैं, रखेंगे कहाँ, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू।